मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इससे पहले मैं जरा जौहर सलीम साहब के पास जाऊं, क्योंकि इसमें जो गुफ्तगू की है जनरल साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि इसकी आगे इकोनॉमिक डोमेन के अंदर, डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर भी इस पूरे मुआहिदा की असरअंदाज होगा। इसको जरा हमारे लिए अनपैक कीजिए कि डिप्लोमेसी की अगर हम एस्पेक्ट से देखें तो इस मुआहिदे की क्या सिग्निफिकेंस है। मिलिटरीली तो हमने समझ लिया है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने भी बड़े मुफस्सल तरीके से ज़ाहिर है उसकी जुज़ियात बयान की हैं जो अभी तक नोन है, और उसका तनाजुर भी, और जनरल साहब ने भी उस पर बड़ा अच्छा एड ऑन किया। देखिए, मैं बिल्कुल मैं उनको रिपीट करने की बजाय बिल्कुल उस पर महदूद रहूंगा जो उसका सफारती और साथ ही साथ मैं कहूंगा जो स्ट्रेटेजिक उसका पहलू है। तो देखिए, स्ट्रेटेजिकली ये बहुत अहम है क्योंकि ये एक मैसेज है इस खित्ते में। और ये जब मैं इस खित्ता कहता हूँ, ये खित्ते की बात करता हूँ, तो ये खित्ता तो वैसे तो साउथ एशिया भी एक खित्ता है, जो है जीसीसी बजाते खुद एक खित्ता है, वेस्ट एशिया खित्ता, लेकिन हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं क्योंकि ये सारे मुल्क एक दूसरे के करीब ही वाक़या है। तो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे देखें जिस तरह के थ्रेट्स हैं उसमें एडवर्सर्स भी इस किस्म के हैं। इजराइल की बात हुई, बिल्कुल इजराइल तो उनकी तो सारी पॉलिसी इस चीज पे बेस्ड है, मुसलसल मिलिट्री एडवेंचरिज्म पे। फिर देखें इंडिया के तरह के मुल्क हैं, उनकी भी पूरी तारीख है एक मिलिट्री एडवेंचरिज्म की। तो ये एक तो मैसेज है उन सबके लिए कि यहाँ पे इस किस्म की एक जो है ना वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी एग्रेशन। और उसमें ये 3 कलीदी ममालिक जो मुसलमान दुनिया के हैं और जिनकी डिफेंस प्रोवास पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। तुर्किया जो है वो दुनिया में कई टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, और नेटो का सेकंड बिगेस्ट जो है नेटो की आर्म फोर्सेस उसकी हैं। पाकिस्तान जाहिर है, पाकिस्तान की तो पूरी दुनिया ने अभी देखा, हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को शिकस्त दी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जाहिर है कि प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ बैटल हार्डन्ड आर्म फोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ सारी इसकी तारीख जो उनसी है पाकिस्तान की, अपने आप को जिस तरह से डिफेंड करता रहा बेफिटिंगली। और फिर सऊदी अरब को अगर देखें तो सऊदी अरब जो है $80 बिलियन का उनका मिलिट्री बजट है साल का, दुनिया में सबसे बड़े परचेजर रहे हैं वो पिछले चंद सालों में जदीद तरीन नस्लें के, और जाहिर है उनकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो इन सारे मुल्कों का इकट्ठा होना, और फिर अभी ये तो तीनों इकट्ठे हुए हैं, इसमें और भी मजीद भी शामिल हो सकते हैं, उसकी गुंजाइश तो अभी है। तो वो सबके लिए एक तो मैसेज होगा, एक तो स्ट्रेटेजिक मैसेज है अग्रेसर्स के लिए कि देखें ये हम इस खित्ते में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसी को एनहांस करेंगे। डिटरेंस हमारे पास है और डिटरेंस को मजीद बढ़ाया जाएगा थ्रू इंटेलिजेंस कॉपरेशन, थ्रू डिफेंस कॉपरेशन, थ्रू इकोनॉमिक कॉपरेशन, थ्रू डिप्लोमेटिक कॉपरेशन। दूसरा, जहां अब डिप्लोमेसी की आपने बात की, देखिए सफारती तौर पर अगर देखें तो अभी भी पाकिस्तान और तुर्किया के जिस तरह के ताल्लुकात हैं, तो इंटरनेशनल फोरम में बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस रही है हमेशा, हमारे परसेप्शंस की एक दूसरे की हमेशा इकट्ठे पोजीशंस हमने ली हैं। सऊदी अरब के साथ भी इस तरह ही है। ये तो बड़े नजदीक करीब तरीन ताल्लुकात हैं बरादराना इन मुल्कों के साथ हमारे। सऊदी की और तुर्किया की भी आपस में मुफाहमत चीन ने करवाई थी, और अब उसमें जाहिर है कि हम देख रहे हैं मजीद इजाफा जो है उसकी ईरान से करवाई थी। वो तो तुर्किया के साथ उनके जो रिलेशनशिप सऊदी का है वो पिछले 10-20 सालों में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री रही है। तो मजीद मजबूत हो रहा है, उसको मजीद सॉलिडिफाई कर दिया। लेकिन एक और बात है, अगर आप देखें जौहर सलीम साहब, इंटरनेशनल मीडिया को मैं क्लोजली मॉनिटर करी, वो बार बार पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत की बात कर रही है, जौहरी अम्ब्रेला का जिक्र कर रही है। वो दे आर ट्राइंग टू फोर्सफुली मेक अ पॉइंट। इससे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली कैसे अपने आप को डीलिंग करना होगा, जो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखिए उसमें तो क्योंकि इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, जो पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत है वो जाहिर है कि वो डायरेक्टेड है अगेंस्ट इंडिया। और वो डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिया क्यों है? क्योंकि इंडिया का थ्रेट है हमारे पे। वो थ्रेट को ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रेट है, वो तो माजी का हमारा तजुर्बा है, तो वो तो डिटरेंस है इंडिया के खिलाफ, तो उसकी जाहिर एक अपनी नौयत है। लेकिन देखें ये और मैंने बहुत सारे इस पे तज्जिए देखे हैं, उसमें ये बात हो रही है कि इसकी मैं सबसे ज्यादा ये समझता हूँ कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें हो क्या रहा है इस वक्त इस खित्ते में, बेसिक जब ये अमेरिका का एक डिफेंस आर्किटेक्चर था सारा जीसीसी कंट्रीज में, लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट आया तो वो नाकाफी साबित हुआ। उसके बाद से इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि एक मल्टी लेयर्ड वहां पे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाए। अब उस मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में ये जो लेयर है ये बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ कि कलीदी अहमियत की हामिल होगी। ये जो लेयर अभी बढ़ रही है, और उस लेयर में अब पाकिस्तान भी है, तुर्किया भी, सऊदी भी, और जीसीसी के बाकी ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और भी ममालिक हो सकते हैं। और देखिए उस लेयर का मतलब यह है कि ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये कोई नेटो की तरह का नहीं है कि एक सोवियत यूनियन के खिलाफ डायरेक्टेड है, और वो दिस इज अ डिफेंस पैक्ट।
جو ہے نا یہ ہے اگر کوئی اگریشن کرے گا تو اس کے لیے بلواک ہے اس کے اگینسٹ. یہ ایک اسٹریٹجک بلواک ہے, یہ ایک ڈیفینسو بلواک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اسٹریٹجک میسج بھی ہے سب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس وقت جبکہ آپ کے خطے میں اگریسرز موجود ہوں, ایک پوری تاریخ موجود ہو اس کی. اور پھر صرف یہ اسٹیٹ اگریسرز کی بات نہیں ہو رہی, نان اسٹیٹ بھی ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے گروپس ہیں جن سے ترکی کی پوری, میں تو ترکیہ میں سرو بھی کیا, وہاں پہ پوری تاریخ رہی ہے ان کی ٹیررزم سے نمٹنے کی. پاکستان کی بھی پوری تاریخ رہی ہے, سعودیہ کو بھی بہت ساری کوڈ شیئرڈ ویلیوز ہیں جو جیسے جیسے اس معاہدے کی مزید تفصیلات سامنے آئے گی شاید ہمیں مزید کلیئرٹی بھی مل جائے. بہت شکریہ دونوں کا. مجھے